नमस्कार। संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। प्रश्नकाल में माननीय सांसद जन सरोकार से जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर संबंधित मंत्री के द्वारा दिया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्नकाल और सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा में पूछे गए आज के प्रश्नों की। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है चंद्र मिशन से हुए लाभ से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद बलभद्र माझी ने। उन्होंने अंतरिक्ष विभाग से पूछा कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजने वाले विभिन्न देशों द्वारा चंद्रमा के संबंध में की गई खोजों का ब्यौरा किया है। चंद्र मिशन से होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा किया है। इस सवाल का जवाब दिया प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने बताया कि विभिन्न देशों द्वारा भेजे गए चंद्र मिशनों से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। चंद्रयान 1 2008 भारत का पहला चंद्र मिशन। इसने चंद्र सतह और बहिर्मंडल पर जल अणुओं की खोज की, साथ ही चंद्रमा की खनिज संरचना का मानचित्रण भी किया। चंद्रयान 1 अपने साथ मून इम्पैक्ट प्रोब भी ले गया, जिसने चंद्रमा के बहिर्मंडलीय जल वाष्प और उत्कृष्ट गैसों का संकेत प्राप्त किया। इस मिशन ने ऑर्बिटर पर लगे स्वदेशी भूभाग मानचित्र कैमरा से 3D चंद्र एटलस तैयार की। चंद्र रेगोलित, साथ ही सौर वायु के अन्योन्य क्रिया, चंद्रमा के पश्चवर्ती क्षेत्र में आयन की खोज और चंद्र सतह पर लघु चुंबकत्व मंडल के मानचित्रण से संबंधित खोज श्रेणी के वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त हुए। चंद्रयान 2 2019 भारत के दूसरे चंद्र मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास रोवर को सॉफ्ट लैंड करवाना था, लेकिन लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल नहीं हुआ। हालांकि ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह और संरचना के साथ साथ बहिर्मंडल का अध्ययन करना जारी रखा। इस मिशन ने ऑर्बिटर उच्च विभेदन वाली छवियां उपलब्ध करवाई। इसके अलावा CHACE-2 द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी ने पहली बार चंद्र ऑर्गन 40 गैस का मानचित्रण किया और इसकी विभिन्नता का अध्ययन किया, जिसका निहितार्थ चंद्रमा के भीतर रेडियोधर्मी गतिविधियों को समझना है। दिव्य आवृत्ति संश्लिष्ट द्वारक रडार उपकरण ने चंद्रमा पर उपसतही जल बर्फ का अध्ययन किया, जबकि IIRS उपकरण ने अपनी विस्तारित तरंग दैर्ध्य सीमा के साथ चंद्र सतह के जल बर्फ का स्पष्टतः पता लगाया। CLASS उपकरण ने सतही खनिज विज्ञान का अध्ययन किया और इससे पहली बार इस प्रकार के विविध वैज्ञानिक परिणाम सामने आए। चंद्रयान 3 2023 इस मिशन ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारत को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना दिया। चंद्रयान 3 द्वारा तैनात रोवर ने चंद्र सतह की संरचना, तापीय गुणों और खनिज संरचना का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग किए। चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्र मैग्मा महासागर की परिकल्पना को अभिप्रमाणित किया और चंद्रमा के शुरुआती दिनों के दौरान चंद्र सामग्री की गतिशीलता पर अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इस मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की स्थिति का संवर्धन किया है और चंद्रमा के बारे में हमारी समझ में मूल्यवान वैज्ञानिक आंकड़ों का योगदान दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा के अभियान की बात करें तो रेंजर मानव रहित अन्वेषणों की एक श्रृंखला, जिसने चंद्रमा की सतह पर टकराने से पहले उच्च विभेदन वाली छवियां भेजकर चंद्र सतह को प्रभावित किया है। चंद्र ऑर्बिटर मानव रहित अंतरिक्ष यान की एक श्रृंखला, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की और संपूर्ण चंद्र सतह की विस्तृत तस्वीरें ली, जिससे अपोलो मिशनों के लिए लैंडिंग स्थलों के चयन में सहायता प्राप्त हुई। सर्वेयर मानव रहित अंतरिक्ष यान की एक श्रृंखला, जिसने चंद्रमा पर मृदु अवतरण किया और मृदा यांत्रिकी प्रयोग करने के साथ साथ चंद्र सतह की तस्वीरें भी ली। अपोलो मिशन 1969, 1972
ये अत्यंत प्रतिष्ठित चंद्र मिशन था जो वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा की संरचना और भूवैज्ञानिक इतिहास का अध्ययन संभव बनाने हेतु चंद्रमा के चट्टानों और मृदा के नमूनों को वापस लाया था। उस मिशन ने भूकंपीय क्रियाशीलता, चुंबकीय क्षेत्रों और सौर पवन के मापन हेतु चंद्र सतह पर वैज्ञानिक उपकरण भी स्थापित किए। नासा ने चंद्रमा की सतह, संरचना और पर्यावरण का अध्ययन करने हेतु अनेक चंद्र कक्षत्र मिशन प्रारंभ किए। इनमें क्लेमेंटाइन मिशन 1994, लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन 1998, लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर 2009, ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी GRAIL मिशन 2011 और लूनर एटमॉस्फेयर एंड डस्ट एनवायरनमेंट एक्सप्लोरर LADEE मिशन 2013 शामिल है। सोवियत यूनियन, रूस के कार्यक्रमों की बात करें तो लूना प्रोग्राम 1959-1976 इसके अंतर्गत मानव रहित मिशनों की एक श्रृंखला थी, जिसके द्वारा चंद्रमा पर पहुंचने के लिए प्रथम अंतरिक्ष यान, चंद्रमा के दूरवर्ती हिस्से का पहली बार चित्रण और चंद्रमा पर पहली बार मृदु अवतरण जैसे अनेक प्रथम उपलब्धियों को साकार किया गया। लूना 24 1976 अंतिम सोवियत चंद्र मिशन, जिसने मेयर क्रिसियम क्षेत्र से चंद्रमा के मृदा नमूने वापस भेजे। जोन 5, 6, 7 और 8 इन मानव रहित अंतरिक्ष यानों ने चंद्रमा के आसपास उड़ान भरी और आगामी मानव सहित मिशनों के लिए परीक्षण प्रौद्योगिकियां पृथ्वी पर वापस भेजी। चीन के कार्यक्रमों की बात करें तो चेंज कार्यक्रम विविध चरणों से होकर सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। प्रारंभिक चरण में चंद्रमा की परिक्रमा करना था, जिसे चेंज 1 और चेंज 2 मिशनों के माध्यम से साकार किया गया। इस कार्यक्रम ने चंद्रमा पर अवतरण और परिभ्रमण पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे चेंज 3 और 4 के द्वारा संपन्न किया गया। एकदम हाल के चरण में नमूना वापसी मिशनों को शामिल किया गया, जिसमें चेंज 5 द्वारा चंद्र नमूनों को पृथ्वी पर लाना और चेंज 6 द्वारा चंद्रमा के दूरवर्ती हिस्से से नमूनों को वापस लाना है। जापान के कार्यक्रम की बात करें तो कागुया 2007 जापान के चंद्र क्षेत्र ने चंद्रमा के गुरुत्व क्षेत्र, स्थलाकृति और खनिजीय संरचना का अध्ययन किया। SLIM 2004 जनवरी 2024 में चंद्रमा पर सफल अवतरण किया और अत्यंत सटीक अवतरण प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया। चंद्र मिशन वैज्ञानिक और आर्थिक दोनों प्रकार के लाभों की संभावना प्रस्तुत करते हैं। चंद्रमा के अध्ययन प्रारंभिक सौर प्रणाली तथा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। बर्फ के गोले जैसे संसाधनों का पता लगाने से आगामी चंद्र मिशनों में सहायता मिलेगी और ये अंतरिक्ष उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त चंद्रमा अन्य गैर अंतरिक्ष मिशनों हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकियों के लिए परीक्षण आधार प्रदान करता है। चंद्र मिशन संवेदनशील खगोलीय प्रेक्षणों के लिए लाभकारी बिंदु के रूप में चंद्रमा का उपयोग भी संभव बनाते हैं। आर्थिक दृष्टि से चंद्र मिशनों से अंतरिक्ष खनन, चंद्र पर्यटन और पृथ्वी पर अनुप्रयोगों सहित नई प्रौद्योगिकियों के विकास भी संभव हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इसका एक महत्वपूर्ण लाभ है, क्योंकि चंद्र मिशन अक्सर देशों के बीच साझेदारी, सहकार्य और कूटनीति को शामिल करते हैं। अगला सवाल जुड़ा है PM कुसुम के समक्ष चुनौतियों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर अमर सिंह ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के समक्ष पेश आ रही प्रमुख चुनौतियों में से एक किसानों के लिए सस्ती बिजली की उपलब्धता है, जिससे विद्युत जल पंपों के स्थान पर सौर जल पंपों के उपयोग के लिए प्रोत्साहन कम हो जाता है। इस सवाल का जवाब दिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए सुगम बनाने हेतु मंत्रालय PM कुसुम योजना के घटक ख के अंतर्गत ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में सौर पंपों की स्थापना और घटक ग के अंतर्गत
ग्रिड कनेक्टेड पंपों के सौरीकरण हेतु सहायता प्रदान करना रहा है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है भारी जल उत्पादन इकाइयों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद परषोत्तम भाई रूपाला ने। उन्होंने परमाणु विभाग से पूछा कि क्या सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नए उत्पादन स्थलों में वृद्धि के लिए मौजूदा भारी जल उत्पादन इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं। यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। क्या भारी जल का उत्पादन करने वाली मौजूदा इकाइयों स्थलों पर पर्याप्त जनशक्ति और संसाधन उपलब्ध हैं? क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने गुजरात राज्य सरकार की अपनी हजीरा परियोजना में भारी जल उत्पादन हेतु अधिग्रहित भूमि उपयोग की प्रकृति को संशोधित करने का अनुरोध किया है? इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग के संबंध इकाई भारी पानी बोर्ड ने 3 स्थानों मणुगुरु तेलंगाना, कोटा राजस्थान और हजीरा गुजरात में भारी पानी उत्पादन के विस्तार संवर्धन के लिए कदम उठाए हैं। मौजूदा स्थलों पर उपलब्ध संसाधन और वर्तमान संस्वीकृत मानव शक्ति भारी पानी की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने गुजरात राज्य सरकार से अपनी हजीरा परियोजना में भारी पानी उत्पादन के लिए निर्धारित अधिग्रहित भूमि उपयोग में संशोधन के लिए अनुरोध किया है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने हजीरा स्थल का दौरा किया है और मेसर्स कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड और भारी पानी संयंत्र प्राधिकारियों के साथ इस पर चर्चा की है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है कोयले की मांग और आयात से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह ने। उन्होंने कोयला मंत्रालय से पूछा कि क्या देश में कोयले का उत्पादन उसकी मांग के अनुपात में है। कोयले की कमी को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में इसका आयात किया जा रहा है। कोयले का आयात करने वाली कंपनियों की सूची का ब्यौरा किया है। क्या देश में कोयला भंडार की कमी है? क्या सरकार कोयला खनन में असमर्थ है? और यदि हाँ तो कोयला की उत्पादन की प्रति टन लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने। उन्होंने बताया कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी कोयला उत्पादन के माध्यम से पूरी की जाती है। सरकार का फोकस कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और अनावश्यक कोयले के आयात को समाप्त करने पर है। वर्ष 2022-23 में 893.19 मिलियन टन की तुलना में अखिल भारतीय घरेलू कोयला उत्पादन लगभग 11.71% की वृद्धि के साथ वर्ष 2023-24 में 997.83 मिलियन टन रहा। वित्त वर्ष 2022-23 में 877.37 मिलियन टन की तुलना में कोयले की आपूर्ति 10.9% की वृद्धि दर्शाते हुए वित्त वर्ष 2023-24 में 973.00 मिलियन टन रही। इसी वर्ष के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 में 785.40 मिलियन टन की तुलना में विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति 9.4% की वृद्धि दर्शाते हुए 859.34 मिलियन टन रही। 31 नवंबर 2024 की स्थिति के अनुसार विद्युत संयंत्रों में उपलब्ध कोयला स्टॉक लगभग 36.58 मिलियन टन है, जो लगभग 13.43 दिनों के लिए पर्याप्त है। मौजूदा आयात नीति के अनुसार कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत रखा जाता है और उपभोक्ता लागू शुल्कों के भुगतान पर अपने संविदागत करार के अनुसार अपनी पसंद के स्रोत से कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र है। देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से पूरी की जाती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित कोयला इन्वेंट्री के अनुसार अन्वेषण कार्यकलापों के माध्यम से कोयला संसाधनों में वर्ष दर वर्ष निरंतर वृद्धि हुई है। दिनांक 1 अप्रैल 2024 को देश में कोयला संसाधन 3,89,421 मिलियन टन रहा है। इसमें से मापित संसाधन 2,12,207 मिलियन टन, सांकेतिक संसाधन 1,48,716 मिलियन टन और अनुमानित संसाधन 28,497 मिलियन टन है।
इसके अलावा 2023-24 के दौरान भारत के कोयला क्षेत्रों से निकाला गया कुल कोयला 997 मिलियन टन है और 1950 से 2022-23 तक संचयी कोयला उत्पादन 19,967 मिलियन टन है। राजकोषीय वर्ष 2023-24 में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 773 मिलियन टन का रिकॉर्ड तोड़ कोयला उत्पादन किया गया है, जो पिछली अवधि की तुलना में 10% की वृद्धि को दर्शाता है, जो स्थापना के बाद से सबसे अधिक है। अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 के दौरान CIL ने 470 मिलियन टन कोयला उत्पादन प्राप्त किया और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.4% की वृद्धि प्राप्त की। CIL के वित्त वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरण के अनुसार प्रति टन लागत 1,336.90 रुपए प्रति टन है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा की। राज्यसभा में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, आइए डाल लेते हैं एक नजर। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है डेयरी सहकारिता को बढ़ावा देने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद KRN राजेश कुमार ने। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय से पूछा, सरकार द्वारा देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या मंत्रालय डेयरी सहकारिता की क्षमता निर्माण और तकनीकी उन्नयन में सहायता कर रहा है? डेयरी उत्पादों और ब्रांडिंग को बेहतर बनाने के लिए क्या पहलें की गई हैं? आगामी 5 वर्षों में सहकारिता के माध्यम से दुग्ध खरीद बढ़ाने और मूल्य संवर्धन के लिए क्या विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? इस सवाल का जवाब दिया सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने बताया कि सरकार अन्य बातों के साथ साथ डेयरी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को बेहतर डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए देश में विशिष्ट योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इसके अलावा सरकार ने अगले 5 वर्षों की अवधि में देश में लगभग 1,03,000 मल्टी डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना, उन्हें सशक्त करने के उद्देश्य से श्वेत क्रांति 2.0 भी शुरू की है। सरकार निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है, जिनमें डेयरी सहकारी समितियों की क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के प्रावधान हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना की प्रस्तुतियों में से एक नवाचार और विस्तार है और घटक विस्तार के तहत सेमिनारों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, पशुधन किसानों समूहों के लिए क्षमता निर्माण, ब्रीडर्स एसोसिएशन, पशुपालन से संबंधित प्रचार कार्यकलापों, किसान फील्ड स्कूल के संचालन, किसानों के लिए एक्सपोजर विजिट प्रदर्शन कार्यकलापों, सोशल मीडिया और ऑडियो विजुअल सपोर्ट आदि के आयोजन के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत भेड़, बकरियों और सुअरों के बीच कृत्रिम गर्भाधान जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया गया है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि को डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे, फीड विनिर्माण, टीका और दवा उत्पादन इकाइयों, पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन, नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी लागू किया जा रहा है। पूर्ववर्तीय डेयरी अवसंरचना विकास निधि का पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के साथ विलय कर दिया गया है। स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग ने ए हेल्प को शामिल किया है। ए हेल्प एक स्थानीय पशुधन संसाधन व्यक्ति और पशुधन किसानों और पशु चिकित्सा सेवाओं के बीच एक कनेक्टिंग पॉइंट के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अलावा मैत्रिस को विभाग द्वारा किसानों के दरवाजे पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए शामिल किया जा रहा है। मैत्रिस पशु टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा, पशु पोषण सलाह और किसान जागरूकता भी संभाल रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के घटकों में से एक है किसान जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें प्रजनन शिविर, दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता, बछड़े की रैलियां और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।
किसानों को नवीनतम प्रजनन प्रौद्योगिकियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिनमें सेक्स सॉर्टेड वीर्य के साथ कृत्रिम गर्भाधान, बोवाइन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और जीनोमिक चयन शामिल है। सहकारी समितियों से डेयरी उत्पादों के विपणन और ब्रांडिंग में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड निम्नानुसार घटकों के साथ उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं के विपणन प्रचालनों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता कार्यान्वित कर रहा है। अवसंरचना सहायता, दुग्ध पार्लरों और कोल्ड चेन अवसंरचना की स्थापना, ब्रांड विकास और संवर्धन, ब्रांड प्रचार के लिए पेशेवर ब्रांडिंग, विपणन एजेंसी और वित्तीय सहायता की तैनाती, विपणन पेशेवर के साथ साथ बिक्री और विपणन पेशेवरों को किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से पेशेवर समर्थन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, बाजार अनुसंधान अध्ययन। इस योजना के तहत 25 डेयरी सहकारी समितियों को वर्तमान में सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 91 नए दुग्ध पार्लर स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा इन सहकारी समितियों के कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे को उनके वितरण नेटवर्क में लगभग 1600 कूलिंग उपस्कर जोड़कर मजबूत किया गया है। सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया शुरू की है, जिसका उद्देश्य अनाच्छादित क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान करके अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों की दूध खरीद को वर्तमान स्तर से 50% तक बढ़ाना है, जो कि करना है, और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। श्वेत क्रांति 2.0 में 2028-2029 वर्ष के अंत तक निम्नलिखित लक्ष्यों की परिकल्पना की गई है। डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तक पहुंचाई जाएगी। लगभग 56,000 नए बहुउद्देश्य DCS बहुउद्देश्य पैक्स की स्थापना करना, लगभग 46,000 मौजूदा DCS बहुउद्देश्य पैक्स को सशक्त किया जाएगा। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है जवाहर नवोदय विद्यालय से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार द्वारा हरियाणा सहित देश के सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। क्या सरकार हरियाणा के फतेहाबाद जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? इस सवाल का जवाब दिया शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने। उन्होंने बताया कि नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है। नवंबर 2016 में 62 नए जवाहर नवोदय विद्यालय की मंजूरी के साथ इस योजना को स्वीकार करने वाले राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, हरियाणा सहित के सभी 638 जिलों को 31 मई 2014 की स्थिति के अनुसार 100% शहरी जनसंख्या वाले 6 जिलों को छोड़कर इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय वर्ष 2006-7 से कक्षा 12 तक कार्य कर रहा है। नए जवाहर नवोदय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया है जो संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की इच्छा पर निर्भर करती है कि वो स्थायी भवन के निर्माण के लिए आवश्यक उपयुक्त भूमि निशुल्क उपलब्ध करवाए और स्थायी भवन के निर्माण तक स्कूल चलाने के लिए किराया मुक्त आवश्यक अस्थायी भवन उपलब्ध करवाए। नए जवाहर नवोदय विद्यालय की मंजूरी और उन्हें खोलना मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन पर निर्भर करता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा है। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से पूछा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं। सरकार द्वारा संबंधित राज्यों में इसमें गिरावट संबंधी प्रतिवेदन मंगाने और सुधारात्मक उपाय लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने दिया। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न उपाय करने के लिए सहायता प्रदान करके
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है, जैसे शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षणों का संचालन, अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, आईसीटी और डिजिटल पहलों के लिए सहायता, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण आदि। समग्र शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाया गया है और जोड़ा गया है, जिसमें नए शैक्षणिक और पाठ्यचर्या ढांचे की शुरुआत, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता और छात्र विकास के लिए मूल्यांकन में परिवर्तन, अनुभवात्मक और योग्यता आधारित शिक्षा आदि जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पहले की गई हैं। समग्र शिक्षा के अंतर्गत समझ के साथ पढ़ने और अंक गणित में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत की शुरुआत की गई है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि देश का प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक आवश्यक रूप से बुनियादी साक्षरता और अंक गणित प्राप्त कर ले, और इसके लिए ई सामग्री दीक्षा मंच पर जारी की गई है। निष्ठा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0 को शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों और शैक्षिक प्रबंधन में अन्य हितधारकों के लिए स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए शुरू किया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली के संकेतक के रूप में बच्चों की प्रगति और अधिगम दक्षताओं का मूल्यांकन करने और विभिन्न स्तरों पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उचित कदम उठाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा 12 नवंबर 2021 और 4 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 आयोजित किया गया है। राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को ग्रेड देने के लिए 73 संकेतक आधारित मैट्रिक्स प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक विकसित किया गया है। जिला स्तरीय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक तैयार किए गए हैं और पीजीआई जिला के संकलन के लिए एक वेब एप्लीकेशन विकसित किया गया है। पहली कक्षा के बच्चों के लिए 3 माह के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए विद्या प्रवेश दिशा निर्देश 29 जुलाई 2021 को जारी किए गए हैं, ताकि सभी बच्चों को पहली कक्षा में एक गर्मजोशीपूर्ण और स्वागत योग्य वातावरण मिल सके। समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण और ब्रिज पाठ्यक्रम जैसे तरीकों का उपयोग किया गया है और अधिगम अंतराल की पहचान करके और छात्रों को विशेष कक्षा के लिए आवश्यक मूल शिक्षण पूर्वापेक्षाओं से लैस करके अधिगम सुधार कार्यक्रम जैसे अधिक प्रगतिशील तरीकों को क्रियान्वित किया गया है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक छात्र को शिक्षा तक निरंतर पहुंच मिले, शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पीएम ई विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है, जो शिक्षा तथा मल्टी मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। जहां डिजिटल सुविधा, मोबाइल डिवाइस, डीटीएच टेलीविजन उपलब्ध नहीं है, वहां शिक्षा मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशन और सीबीएसई की शिक्षा वाणी नामक पॉडकास्ट, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षार्थियों के निवास स्थान पर आपूर्ति की जाने वाली वर्कशीट और समुदाय मोहल्ला कक्षाएं जैसी पहल की हैं। विभाग की नवाचार निधियों का उपयोग स्कूलों में मोबाइल स्कूल, वर्चुअल स्टूडियो, वर्चुअल क्लासरूम स्थापित करने के लिए किया जाता है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सतत शिक्षण योजना सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई है। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्री लोडेड टैबलेट का प्रभावी ढंग से उपयोग उन दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां ऑनलाइन कक्षाएं मुश्किल हैं। शैक्षिक मापदंडों की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक वास्तुकला अनुरूप विद्या समीक्षा केंद्र शुरू किया गया है। वीएसके 31 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत है। साथ ही सीबीएसई में वीएसके और
NCERT में राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र भी कार्यरत है, जिसका उद्देश्य NEP 2020 की प्रगति और प्रभाव का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है। इसके अलावा समग्र शिक्षा को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है और स्कूलों में ICT बुनियादी ढांचे को मजबूत करने सहित विभिन्न घटकों के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के ICT घटक में बजटीय प्रावधान की उपलब्धता के अधीन कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों, शिक्षा संस्थानों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। प्रश्नकाल में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।